हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 8। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है तथा 8,820 रुपये के दो बराबर वार्षिक किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है। मूलधन की राशि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होता है जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि मूलधन की राशि आपसे पूछ रहा है और जो है इसके दो किस्त बता रहा है कि हर साल इतने की किस्त जो है लौटाई जाती है। तो अगर मैं मान लूँ कि पहले साल जो किस्त लौटाई गई है वो 8,820 रुपये की किस्त लौटाई गई है, तो इसका किस मूलधन पर लौटाई गई है वो हमको नहीं पता। तो पहले साल का मूलधन अगर मैंने P1 मान लिया तो इस पर जो ब्याज लगेगा 5% को 5/100 जो है आपका 1/20 होता है, ठीक है ना। तो इसकी पावर 1 कर देंगे, मतलब कि एक साल का इस मूलधन पे ब्याज लगा है तो वो किसके बराबर हो गई है? 8,820 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, जब दूसरी किस्त जब जमा होगी 8,820 रुपये की, ठीक है ना, जब ये दूसरे साल जब किस्त जमा होगी तो मान लेते हैं कि इसका मूलधन P2 रुपये का होगा, ठीक है। तो उस मूलधन पर उसने क्या किया गया है कि 5% का 2 साल का यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि दूसरे साल की किस्त जमा हो रही है ना, तो 2 साल का 5% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो इसका 1/20 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि यहाँ पे जो आपका P2 है ये स्मॉलर देन है P1 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे P1 जो भी राशि थी, मूल राशि, उस पर एक बार ब्याज लगता है एक साल का, और वो इस राशि के बराबर है किसके? किस्त के। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 बार ब्याज लगता है इस वाले मूलधन पे P2 पे, तब जाके इस किस्त के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 जो राशि है वो P2 से क्या है? छोटी है। तो P1 और P2 की वैल्यू हमको मेनली है जो हमको फाइंड आउट करना है, जिससे कि मूलधन की राशि निकल जाएगी। तो पहले पार्ट से अगर मैं P1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 20 एकम 20 और 21/20 P1 हो जाएगा। 21/20 P1 बराबर ये हो जाएगा आपका 8820। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ गई होगी। तो देखो 21 चौका 84, 21 दूने 42, 0। तो P1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी? 0 तो आपका पहले से ही है, ठीक है ना, ये भी 0 है आपका। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 8,400 रुपये की राशि P1 हो गई आपकी। और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर देंगे, मूल राशि आ जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो अगर मैं P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो P2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपका 21/20 का स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441/20 का स्क्वायर होता है 400। तो ये मैंने 20 लिख दिया है, ये 400 होगा आपका, ठीक है। तो ये आपके बराबर किसके हो जाएगा? 8820 के। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो 441 दो टाइम में आपका 882 हो जाएगा, 20 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी P2 की जो वैल्यू आई है वो आई है, देखो नीचे 400 है और उधर 20 है, तो 400 गुणा में चला जाएगा। तो 3 0 तो आपको एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं, और 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। तो आपका 8,400 की राशि पहली हो गई मूल, और दूसरी हो गई 800 की। तो 8,000 और 8,000 कितना हो जाएगा? 16,400 रुपये की राशि हो जाएगी, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से क्लियर से आपको समझ में आ गया होगा। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर एक लाइक ज़रूर हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि कोई राशि 5 वर्षों में 50% से बढ़ जाती है। 3 राशियों x, y तथा z को क्रमशः 10, 15 और 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि तीनों राशियों पर समान मिश्रधन प्राप्त हुए हों तो x, y तथा z का क्या अनुपात है? चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखने में तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, बट मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन वेरी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्षों में 50% से बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई राशि अगर 1 होगी पहले, तो वो 5 ईयर्स के अंदर वो 50% से जब बढ़ गई तो वो 1.5 हो चुकी है, मतलब कि 3/2। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मान लो कोई राशि पहले 1 होगी तो वो 5 साल में 50% बढ़ गई तो वो 1.5 हो जाएगी। तो 3/2 फ्रैक्शन 1.5 को हम क्या बोलते हैं? 3/2। तो अगर वो क्या कहता है, कोई राशि अगर जो है, जो x, y और z 3 राशियां दी हुई हैं, तो x राशि जो है 10 साल में, और y राशि 20 साल के लिए, और z राशि
वाई राशि 15 साल के लिए और जेड राशि 20 साल के लिए उधार दी जाती है। तो अगर समान मिश्रधन की बात करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई राशि जो भी पहले एक्स मान लो एक राशि हुई होगी, तो अब एक बात बताओ कि वो 5 साल में खुद की 3/2 हो गई होगी। मान लो कोई एक्स राशि है तो 5 साल में खुद की कितनी हो गई होगी, 3/2। ठीक है, फिर 10 साल में फिर उसकी कितनी हो गई होगी, 5 साल के बाद अगले 5 साल में फिर इसकी 3/2 हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने साल बढ़ते रहते हैं उतने ही गुना वो उसकी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो ये हो गया आपका एक्स का, इनका अनुपात निकालना है। मान लेते हैं इसका अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मूल राशि है और जब वो क्या कहते हैं 5 साल में इतनी हो गई, 10 साल में इतनी हो गई, तो ये आपका मिश्रधन हो गया है। तो अगर मैं y की बात करूं तो y का क्या कहता है कि y जो है 15 साल के लिए उधार दी जाती है। तो पहले 5 साल में y खुद का कितना हो जाएगा, 3/2। फिर अगले 5 साल बाद फिर 3/2 हो जाएगा, फिर उसके अगले 5 साल बाद फिर 3/2 हो जाएगा। अगर बात करते हैं जेड के बारे में, तो जेड के बारे में क्या कहता है, 20 वर्षों के लिए है। तो अगर पहले साल के लिए 3/2, दूसरे साल के लिए 3/2, तीसरे साल के लिए 3/2 और चौथे साल के लिए वो भी 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, रेशो में वैल्यूज़ हैं, तो अगर 2 3/2 से 3/2 कट जाते हैं तो आपकी एक्स रेशो वैल्यू आ जाएगी वाई की 3/2 वाई। और जेड की वैल्यू बताऊँ तो मैं बेटे 9 आपका जो है 4 जेड आ जाएगा। यहाँ से हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, जो आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो देखो बेटे यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मैं x और y को लेकर चलता हूँ तो देखो यहाँ से x रेशियो y की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो ये x है आपका और ये आपका y है। x रेशियो y की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3:2। ठीक है, इजी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। बट y रेशो जेड की बात अगर हम करते हैं तो y रेशो जेड में देखो, ये y और z में तो आपका यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं y रेशो जेड की बात करूँ तो यहाँ से आपका जो रेशो बन रहा है वो 3:2, ये भी रेशो आपका 3:2 का ही बन गया। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो बाद वाली वैल्यू 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू 3 है। तो हमको y की वैल्यू अगर जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हमारा रेशो नहीं काउंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 है तो इसको 3 से गुणा कर दूँ और यहाँ पे 3 है तो इसको 2 से गुणा कर दूँ, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं एक्स वाई की अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, पहले वाले एक्स वाई की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। तो एक्स रेशो वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। और अगर मैं इसमें जेड भी अगर ऐड कर दूँ तो देखो 3 दूनी 6, तो ये आपका हो ही गया ना 2 से गुणा करने पे, इस वाले 2 से गुणा करने पे 3 की 6 तो हुआ पड़ा है। तो y की वैल्यू तो बोथ साइड से बराबर हो गई ना। तो z की वैल्यू यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो 9:6:4 का रेशियो एक्स वाई जेड का बनेगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सिर्फ इसका रेशियो बना के और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2523 रुपये को 2 भागों में बांटकर उसे 2 पुत्रों ए तथा बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 तथा 5 वर्षों के लिए जमा किया। यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुए हों तो ए के नाम पर कितने रुपए जमा किया। इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। जो इजी तरीका है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि समान मिश्रधन की बात करता है कि समान मिश्रधन प्राप्त हुए हैं। तो एक काम करते हैं, अब मान लेते हैं कि जो पहला भाग है वो ए रुपये का भाग है। अगर वो पहला भाग ए रुपये का है, ठीक है ना, तो उस पर कितने वर्ष का जो है आपका 5% के हिसाब से इसका 1/20 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 5% का, और वो 3 साल की बात करता है, पावर 3 हो जाएगी। ठीक है ना। और दूसरे की जब बात करते हैं तो मान लेते हैं दूसरे भाग जो है 20 रुपये का है, ठीक है ना। तो उसका क्या कहता है, ये पहला मतलब पुत्रों को दे रहा है ना, वो भागों को, 2 भागों को। तो पहले पुत्रों को मतलब मान लेते हैं कि ए को देता है जो भी देता है राशि, और मान लेते हैं बी को जो भी राशि देता है वो अलग देता है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये जो 1/20 हो जाएगा 5% का, तो ये कह रहा है 5 वर्षों के लिए देता है। यहाँ से कहने का मतलब यह है कि 2523 को 2 भागों में 2 पुत्रों में बांट रहा है। तो मान लेते हैं पहला पुत्र ए है, उसको जो है 5% के हिसाब से 3 साल की वैल्यू जो भी भाग होगा वो मिलेगा, और यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी। तो हम मैं जो इनके भाग है ना वो बाद में वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है ना। तो ये मिश्रधन इनके मान लेते हैं बराबर हो गए हैं। तो अगर ये पावर 3 से, क्योंकि
बहुत वैल्यू सेम है बेस की, तो पावर 3 खत्म हो जाएगी आपकी, बचेगा सिर्फ पावर 2। तो यहाँ से आपका अगर मैं A/B कर लूँ रेशो में, तो रेशो फाइंड आउट करना जरूरी है, तभी इनके हम भाग फाइंड आउट करेंगे कि A और B को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ से वैल्यू जो है आपका हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441/400। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कह रहा है ए के नाम पर कितने रुपए जमा किए हैं वो निकालना है। तो ए की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, तो ए की वैल्यू आपको जो है 441 है, और बटे में दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 841, और गुणा आपका हो जाएगा टोटल राशि, तो यहाँ से भाग निकल जाएगा ए का 2523। तो देखो 8×3 = 24 और 4×3 = 12, तो 100 आपका हो जाएगा 2523 ही हो जाएगा, 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 3, 4×3 = 12 का 2, 4×3 = 12 और 1 13, तो 1323 रुपये की राशि जो है ए को मिलेगी, जिसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी की वैल्यू मान लो अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 400 आपका ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू नीचे है, ठीक है ना। अब बटे में दोनों का सम और गुणा आपका 2523, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो आपको मैं अगर क्लियर कर दूं कि 2000 रुपये, ठीक है ना, 10% के दर से कितने वर्ष में, मान लेते हैं 3 लाइन खींच लेते हैं, बाकी बाद में पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि 10% के दर से, तो बताओ 2000 का 10% 200 होता है, तो 200 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये तो 2200 हो गया, 2400 चाहिए, फिर 200 हो जाएगा, ठीक है ना। और 200 का फिर क्या हो जाएगा 10% 20। तो मुझे यहीं पे ही नज़र आ गया कि मैं 2 साल में ही खत्म हो गया, तो तीसरे साल की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि यदि 5000 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए जाएं, तो 1.5 वर्ष बाद वार्षिक तथा अर्धवार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। तो आपको देखते हैं कि 5000 रुपये की मान लेते हैं राशि है, अगर मैं इसका 4% लेकर चलूँ तो 1.5 वर्ष बाद बात करता है। तो अगर 1.5 वर्ष की बात करता है, तो अगर वार्षिक की बात करता है तो हम 2 लाइन खींच लेते हैं, अगर वो अर्धवार्षिक की बात करता है तो 3 लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि 6-6 महीने की बात कर रहा है तो 1.5 साल के लिए 3 लाइन जरूरी है। यहाँ पे क्या कहता है, अगर मैं 4% बनाऊँ तो 4% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/25 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो मैं इसका 4% डायरेक्टली निकाल लूँ, 1% 50 हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, और या मैं 25 से 5000 को डिवाइड कर दूँ तब भी 200 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 200 2 साल की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसका 1/25 करूँ तो 25 8 200 होता है, तो 8 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। या आपकी मर्जी है, यहाँ से देख लो 4% निकालना है तो 1% 2 होता है, 4 से गुणा कर दो 8 आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेन सोचने वाली बात यह है कि आपका 1 साल का ब्याज ये है और 1 साल का ब्याज ये, तो 2 साल का है, हमको निकालना कितने का 1.5 का। तो जो भी ये वैल्यू आई है 208 की, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 6 महीने की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वैल्यू पूरे 12 महीने की है, तो 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 महीने तो होगा। तो यहाँ से 104 रुपये की ये वैल्यू आ गई। कह रहा है कि ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा, ठीक है ना, वार्षिक और वार्षिक ब्याज। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ चुका है, 200 का ये हो चुका है और 104 का ये हो चुका है, 6 महीने का। तो 1.5 साल की वैल्यू जो है 304 रुपये का ब्याज है। और यहाँ पे ब्याज देख लेते हैं जो अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक करने के लिए इसका पहले तो परसेंट हाफ होगा, तो इसका परसेंट हो जाएगा 2%। तो इसका 1% होगा 50, तो 2% कितना हो जाएगा 100 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो पहले 6 महीने के लिए 100 रुपये, दूसरे 6 महीने के लिए 100 रुपये और तीसरे 6 महीने के लिए 100 रुपये। अब यहाँ पे अगर मैं इसका 2% निकालूं तो इसका जो 2% होगा 2 रुपये होगा, इसका 2% 2 रुपये, इसका 2% 2 रुपये। अब मैं इस 2 रुपये का 2% निकालूं तो 0.02 का, ठीक है ना, अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 0.04 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है देखो कितनी आई है, यहाँ से आई है 306.04। तो ये आया है आपका 306.04। इसमें से अगर मैं 304 माइनस कर दूं तो 0.04 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 बच जाएगा, बाकी आपके 0 है। तो 2.04 आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहे कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो एक बात बताओ, कोई राशि अगर चक्रवृद्धि ब्याज दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जा रही है, ठीक है ना, तो अगर 15 ईयर्स का टाइम ले रही है 2 गुना होने में, ठीक है ना,
तो कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, तो अगर ये 15 का दुगुना कर दें तो 30 वर्षों में वो कितनी गुनी हो जाएगी, 2 का 2 गुना, फिर तो ये 4 गुनी हो जाएगी। अगर मैं 15 या 45 ईयर्स की बात करता हूँ तो आपका 2 गुना 2 तो पहले ही था ना, अब इनका फिर 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 गुना। तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर 45 साल हो जाएगा टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज से साधारण ब्याज क्या होगा। तो मान लेते हैं कि कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमको तो पता ही नहीं कि राशि क्या है, मैं मान लेता हूँ कि वो राशि 100 रुपये की है। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए 4% की बात करता है, तो इसका 4% 100 का 4 रुपये ही होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट 4 रुपये हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से इसका अगर मैं 4% निकालूँ तो 0.04, तो 1% हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे तो 0.16 आपका कितना क्या हो जाएगा, आपका 4%। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, और यहाँ पे मेरा चक्रवृद्धि ब्याज तो 8.16 रुपये है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि 102 रुपये की बात कर रहा है। तो मैं किससे गुणा करूँ कि 102 रुपये हो जाए, तो यहाँ पे मुझे 102 से गुणा और 8.16 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो मेरा 102 रुपये हो गया। तो जो मैंने यहाँ पे गुणा भाग किया वही मुझे यहाँ करना पड़ेगा मूल राशि पे। तो अच्छा, वो पूछ कर है उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। कोई बात नहीं, तो अगर वो साधारण ब्याज की बात करता है तो एक सेकेंड, इसका सॉल्व करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, पहली बात तो यह है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन नज़र आए तो ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो एक्यूरेट तरीका वो ये होता है कि आपको 4% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/25 होता है। इसका मतलब 25 जो होता है उसके मल्टीपल में वैल्यू आप राशि मान के चलो। जैसे 25 1/25 होता है, तो 25 के मल्टीपल में मान लेते हैं कि 2500 रुपये की कोई राशि है। ठीक है ना, या तो 250 मान लो, आपकी मर्जी है। तो अब क्या कहता है कि अगर वो 2 साल की बात करता है तो इस 2500 का 4% की बात करें तो देखो 25 का 1%, 2500 का 1% 25 रुपये होगा, तो 4% कितना हो जाएगा, 100 रुपये, और फिर 4% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, 2 साल की बात हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, फिर इसका जो है 4% कितना हो जाएगा, 100 का 4 रुपये। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 204 रुपये का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि 102 रुपये इस राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरा तो चक्रवृद्धि ब्याज 204 आ गया ना, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ अपने चक्रवृद्धि ब्याज को, तो मेरा 102 आ जाएगा उसके बराबर। तो मैं अपनी इस राशि को भी 2 से डिवाइड करूँगा फिर। ठीक है ना, तो अगर मैं 2500 को 2 से डिवाइड कर दूं तो राशि आ जाएगी कितनी, 1250। क्वेश्चन में राशि पूछेगा तो ऐसे निकाल देंगे, अगर वो साधारण ब्याज पूछ रहा है तो हर चीज़ में 2 से ही डिवाइड होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड से 50-50 रुपये हो जाएंगे दोनों। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50 + 50, ये आपका 100 रुपये हो जाएगा। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो 100 रुपये का होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.5 गुना हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। कह रहा है कि 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.5 गुना नहीं है, 2.25 गुना हो, 2.25 गुना हो। तो एक बात बताऊं, तो आपको कुछ नहीं करना है, मिश्रधन की वैल्यू 2.25 है। ठीक है, किसका, मूलधन का, तो मूलधन के बराबर लिख देंगे। तो मूलधन, ये मिश्रधन है आपका, मूलधन का 2.25 गुना। तो मान लेते हैं मूलधन P रुपये का ही था और उसका 2 वर्ष की राशि पे ब्याज दर हमें नहीं पता और वो 2 वर्षों के पश्चात बता रहा, तो यहाँ से P से P कट जाएगा और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 225 अब बटे में 100, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगी। तो 1 + R/100 की पावर 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 15/10 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका यहाँ से 1 + R/100 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये पावर से पावर आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये 1 इधर आके माइनस में चला जाएगा। तो आपका 15 - 10/10 हो जाएगा 5/10। ठीक है ना, तो 5/10 की वैल्यू R/100 बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको अलग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5/10। ठीक है ना, जब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है तो 1 जब माइनस में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15 - 10 5/10। और
ये R/100 तो है ही, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा और R बराबर क्या हो जाएगा आपका 50। तो 50% इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका ब्याज दर है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स।